क्योंकि पता ही नहीं चलता है कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ खत्म करें। एंड वंस यू आर सेटल्ड, एक बार जैसे ही आपको समझ में आएगा, तब तक सब कुछ क्या होगा, बदल जाता है। और मुसीबत ये, तो इस सब्जेक्ट का दो साइड है। ऑन द वन साइड इट इज वन ऑफ द डिफिकल्ट सब्जेक्ट यू कैन हैव, बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही बोरिंग है। और दूसरा साइड है कि इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट यू कैन हैव, इससे आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं। जितनी भी चीजें आप पढ़ते हो वो आपको पहले से ही पता है। इकोनॉमिक्स के जितनी बेसिक चीजें हैं वो घर में हम सीखते हैं। इट इज देयर इन योर सराउंडिंग। इंडियन इकोनॉमी ये आपके किचन में है। किचन में काम किया कभी? गर्ल से मैं पूछ रहा हूँ, किचन में काम बॉयज तो करते ही हैं, ठीक है, मैं भी करता हूँ, लॉकडाउन में बहुत किया, ठीक है। तो किचन का आइडिया होगा तो इकोनॉमी समझ में आ जाएगी, और वर्ल्ड इकोनॉमी आपके ड्राइंग रूम में है। अगर आपको गांव की जानकारी है, गांव का आइडिया है, तो गांव का जितना ज्यादा आइडिया होगा इस सब्जेक्ट पे उतना ही ज्यादा ग्रिप होगा। दिक्कत क्या है कि हम लोग इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं बुक में तलाशते हैं, इकोनॉमिक्स बुक में नहीं है। इट्स मोस्ट एप्लीकेबल, मोस्ट एप्लीकेबल, सब कुछ आपके आसपास है, एंड यू नो द थिंग्स वेरी वेल। अब जैसे एक जरूर आपने सुना होगा अपने घर में कि पैर उतना ही फैलाओ जितना चादर है, बिल्कुल सुना होगा। सब इसका मतलब ही समझ आ गया। इन द बुक्स इट इज मेंशन, इसको बुक्स में हम लोग पढ़ते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा। कितना मुश्किल है, पढ़ पढ़ के थक गए, समझ में नहीं आया। और वही चीज हम लोग लेमन टर्म में कहते हैं कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, ठीक है। किसी से भारत में किसी से अगर पूछो कि कितना कमाते हो, तो सीधा जवाब कोई नहीं देता है, कहेगा इतना कमा लेते हैं, गुजारा हो जाता है। कुछ कुछ बचता नहीं है, लेकिन किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक तो ऐसा कहेगा। दूसरा कहेगा गुजारा भी नहीं हो पाता है। किसकी बात कर रहा है वो? राजस्व घाटा। तो यहाँ पे मेरा अपना मानना है कि कुछ लोगों ने इस सब्जेक्ट को बहुत ही मुश्किल बना दिया है, क्योंकि अप्रोच आपका किताबी है नहीं, बुकिश है। क्योंकि जितने भी टर्म आते हैं तो वो स्वाभाविक है, विकसित देश आएंगे, वो बहुत पहले आजाद हुए। तो जितने भी नए थ्योरी आते हैं वो सारे डेवलप कंट्री से, तो स्वाभाविक है वो तो हिंदी में नहीं देंगे, वो किस में देंगे? इंग्लिश में। इंग्लिश में आया, हमने उसका ट्रांसलेशन किया, और इतना खतरनाक ट्रांसलेशन हो गया कि हिंदी वाले हिंदी से परेशान है, बहुत ही मुश्किल हो गया। अब हम लोग थक गए हैं, ट्रांसलेशन का काम बंद हो चुका है। अंग्रेजी को ही हम लोग क्या करते हैं, देवनागरी में ऐसे लिखते हैं। अब जैसे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, अब उसको ट्रांसलेट क्या करोगे, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, उसी चीज को हम देवनागरी में ले। अब ग्रोथ है तो ठीक है, गौर इस तरह करके वो भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। तो कुछ चीजें आपको इस सब्जेक्ट के बारे में मुझे बताना पड़ेगा, या कुछ पहले पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं तो मैं कुछ बताऊं, क्या सही रहेगा? आई होप कि आप में से बहुत से लोग होंगे जो साइंस बैकग्राउंड के होंगे, ठीक है। कौन कौन है साइंस बैकग्राउंड के? ठीक है, बहुत से लोग हैं, ठीक है। तो साइंस वालों को ये सब्जेक्ट थोड़ा ज्यादा मुश्किल लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, क्योंकि एक समय के बाद ये सब्जेक्ट जो है, ये सब्जेक्ट मुश्किल से 5-6 क्लास का है। 5-6 क्लास के बाद जो है आप इस पोजीशन में आ जाओगे कि यू कैन डिलीवर एनी टाइम, कभी भी आप लिख सकते हो, कभी भी बोल सकते हो। उसके बाद जो है थोड़ा सा एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, विश्लेषण है, ठीक है। और एनालिटिकल स्किल जो है वो आपको डेवलप करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको देखोगे, चाहे सोशल मीडिया का जमाना है, तो आपको सूचनाएं दी जा रही है, इंफॉर्मेशन, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, दैट्स ऑल, ठीक है। वो उस तो जहां पे आपकी तैयारी खत्म होती है, वहां से यूपीएससी की तैयारी शुरू होती है। दिस इज द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है, इट्स ऑल अबाउट एनालिसिस। आप कैसे चीजों को एनालाइज करते हैं, जो चीज आप बुक में पढ़ते हैं प्रैक्टिकली उसका क्या रेलेवेंस है, ये चीज आपको देखना है। तो जो स्किल है, यानी कि विश्लेषण करने की क्षमता, वो कहां से डेवलप होगा? जो एनालिटिकल स्किल है, चीजों का विश्लेषण करेंगे, तो वो स्किल कहाँ डेवलप होता है? वो यहाँ डेवलप होता है, ठीक है। तो राइटिंग स्किल जो है वो यहाँ तैयार नहीं होता है, राइटिंग स्किल हमेशा यहाँ तैयार होता है। आपका जो हाथ है ये आपके माइंड को क्या करता है, फॉलो करता है। चीजें अगर यहाँ नहीं है तो फिर हाथ चलेगा? नहीं चलेगा। अब प्रॉब्लम जो है इसको अदरवाइज नहीं लेंगे, ठीक है। खास करके ये समस्या हिंदी मीडियम में बहुत ज्यादा है। हिंदी मीडियम के छात्र जो है ये यूपीएससी को ब्लेम करते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से गलत है। प्रॉब्लम ये है कि द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू दिस पीपल, दे आर नॉट अप टू द मार्क। ये अप टू द मार्क नहीं है, बिल्कुल, ठीक है, बेकार है, या कह लो बिना किसी काम के है। क्योंकि जो चीज आपको चाहिए वो मिल नहीं रहा है, ये आपको सूचनाएं दी जा रही है, ठीक है। खड़े होकर क्लास में जो है
नोट्स बनवाए जा रहे हैं और आपसे ये कहा जाता है कि आप इतना कर लो, हो गया। आपको लगता है कि रेडीमेड आपको मिल गया, ठीक है, अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम तब होता है व्हेन यू फेस द एग्जामिनेशन और आपके समझ में आया कि कुछ पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये सब बहुत सारी समस्या हैं। तो पहले मैं कुछ चीजें डिस्कस करूं अपने सब्जेक्ट के बारे में, और इतना चीज आपको ध्यान रखना है। देखो होता क्या है, कहावत अंग्रेजी में है कि ऑल द पेशेंट कैन नॉट बी गिवन द सेम मेडिसिन, यानी हर एक मरीज को एक ही दवा आप नहीं दे सकते हैं। कुछ लोग ये भी करते हैं मेरे ख्याल से। खैर, तो हर एक सब्जेक्ट का जीएस बहुत ही वर्सेटाइल है, बहुत सारे पेपर हैं और जीएस का जो सब्जेक्ट है, सिलेबस है, टू बी ऑनेस्ट, 0 टू इनफाइनाइट, यानी कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं पढ़ना है। तो लेकिन हर एक सब्जेक्ट का अपना रिक्वायरमेंट है। कुछ सब्जेक्ट है बहुत ही डायनामिक है, गतिशील है, हमेशा चीजें क्या होती है, चेंज होती है। जैसे पेपर थर्ड, जिसमें साइंस स्टेट है और इकॉनमी है। तो जो सब्जेक्ट डायनामिक होता है, जो हमेशा चेंज होता है, तो वहां पे आपका जो अप्रोच होगा वो भी डायनामिक होगा। ये कुछ सब्जेक्ट थोड़ा सा क्या है, स्टिल मतलब अस्थिर है, तो वहां आपका अप्रोच थोड़ा क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अप्रोच जो है, किस तरह से चीजों को पढ़ा जाए, अब सीधे आप जो है सिलेबस पे आ जाओगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। पढ़ पढ़ के, ठीक है, छात्र थक गए, ठीक है, कोई फायदा नहीं हुआ। आपकी जो पढ़ाई है स्मार्ट होनी चाहिए। स्मार्ट मतलब, ठीक है, पढ़ते सब हैं, मेहनत में आपके जैसा कोई नहीं है, लेकिन जो स्मार्टली पढ़ते हैं, सब चीज पढ़ने लगोगे कुछ नहीं कर पाओगे। अब जैसे स्मार्टली कैसे पढ़ा जाए, मैं एक एग्जाम्पल आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आपके ये क्षेत्र का 4 शहर का नाम ले रहा हूँ। एक है आपका हरिद्वार, एक कानपुर ले लो, एक वाराणसी और एक पटना। चारों में कॉमन क्या है, गंगा नदी है। ठीक है, ये सबको पता है। अब देखोगे रेलवे स्टेशन पे जब जाओगे तो बोर्ड पे लिखा होता है समुद्र तल से इतनी ऊंचाई, देखा होगा। तो आप मुझे बताइए, इस चारों को अरेंज करना है, ठीक है, कि इस चारों में समुद्र तल से सबसे ऊपर कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, फोर्थ पे कौन है। अब ये आपने रटा नहीं होगा। जवाब नहीं देना है आपको, कॉन्फिडेंटली जवाब देना है, क्योंकि अगर गलत होगा तो एक तो गया, ऊपर से निगेटिव मार्किंग आई। तो यहाँ पे, ठीक है, सही सीक्वेंस क्या है, ऊपर से नीचे, ठीक है, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर बताओ, उसके बाद कानपुर, उसके बाद वाराणसी, उसके बाद पटना। ठीक है, आंसर आपका सही है बिल्कुल। इसका आधार क्या है, ठीक है, सबको पता है कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे आता है, ये आपको पता है। तो ये तर्क आपको लगाना है। हर एक चीज आप नहीं पढ़ सकते, हर एक चीज आप रट नहीं सकते। तो 4 चीजें आपको इस सब्जेक्ट में हमेशा ध्यान रखना है इकोनॉमिक्स में। पहला, ये सब्जेक्ट जो है बहुत ही डायनामिक है, यानी बहुत ही गतिशील है और इसमें कुछ भी अस्थिर नहीं है। चीजें हमेशा क्या होती हैं, बदलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड के बारे में क्या ख्याल है, डिमांड कांस्टेंट है, रुका हुआ है, या चेंज होता है, चेंज होता है। सप्लाई के बारे में क्या ख्याल है, चेंज होता है। आपके इनकम के बारे में क्या ख्याल है, चेंज होना चाहिए, नहीं, टेक्नोलॉजी चेंज होगा, ठीक है। प्रेफरेंस आपका फैशन, पूछने वाली बात ही नहीं है। यानी इस सब्जेक्ट में कुछ भी अस्थिर नहीं है। इसका सिंपल मतलब क्या है कि सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि जिस दिन मैं सिलेबस कंप्लीट करूंगा उसके अगले दिन सब कुछ क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो जब आप लोग एग्जाम देने जाओगे तब तक क्या हो चुका होगा, काफी लंबा समय हो चुका होगा, चीजें सब कुछ बदल चुकी होंगी। तो मेयर कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस शुड नॉट बी द क्राइटेरिया। इससे सिलेबस कंप्लीट हो गया, खाना पूर्ति हो गई, नहीं। इट्स ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग, यानी आपकी जो है सब्जेक्ट की जो समझ है वो कितनी डेवलप हुई है, वही मैटर करता है। क्योंकि कभी ना कभी आप घर में बैठ के सेल्फ स्टडी करोगे, तो सेल्फ स्टडी से पहले जो है आपके लिए चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो न सिर्फ चीजें डायनामिक हैं, गतिशील हैं, लेकिन आपस में सारे एक दूसरे से लिंक्ड हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। न सिर्फ, ठीक है, अब देखो यूपीएससी का जो क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिक्स के भीतर तो चीजें लिंक है ही, साथ साथ इकोनॉमिक्स को लिंक किया जाता है ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स को लिंक किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध से, इकोनॉमिक्स का जो लिंक है किससे है, सोसाइटी से है। तो चीजों को आप अलग करके नहीं पढ़ सकते। जैसे अभी पढ़ाई होती है, अब पहला चैप्टर है प्लानिंग, ठीक है, मैं आया, आज 1 से लेके 12 तक मैंने क्या किया, पढ़ा दिया और ये आपको नोट्स बनवा दिया। इस पढ़ाई से बेहतर है कि बिना पढ़े लिखोगे तो ज्यादा अच्छा आंसर आएगा। इस पढ़ाई का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये सब इस पढ़ाई से जो आप पढ़ रहे हैं या जो आपको पढ़ाया जा रहा है, मुझे नहीं लगता है कि क्लास 4th एम्प्लॉय के लिए भी पर्याप्त है। यूपीएससी तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है।
तो एक तो ठीक है, आपस में सब में लिंक है और हर एक जो है एक दूसरे का कारण भी है और प्रभाव भी है। कॉज एंड इफेक्ट, यू नो कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव। यानी अगर ऐसे देखें कि कारण और प्रभाव, जैसे मैं आपसे पूछता हूं गरीबी क्या है, गरीबी पता ही होगा, गरीबी कारण है या प्रभाव है? इट्स अ कॉज और इफेक्ट। गरीबी जो है कारण है कि प्रभाव है? ठीक है, तो इट्स अ कॉज एंड इफेक्ट बोथ। यानी गरीबी कारण भी है और गरीबी प्रभाव भी है। अब जैसे देखो, आप गरीब हैं, क्यों गरीब हैं? क्योंकि आपके पेरेंट्स गरीब हैं, तो यहां आपके पेरेंट्स हो गए कारण, आप हो गए प्रभाव। अब चूंकि आप गरीब हैं तो आपका अगला जनरेशन भी क्या होगा? गरीब होगा। तो नाउ यू बिकम द कॉज एंड द नेक्स्ट जनरेशन बिकम्स इफेक्ट। तो ये जो साइकिल है इसी में हम लोग फंसे हुए हैं और इस साइकिल को ब्रेक करना क्या है? बहुत ही मुश्किल है। कुछ लोग देखोगे बहुत मेहनत से, आपने न्यूज में देखा होगा कि रिक्शे वाले ने बहुत मेहनत करके बच्चों को पढ़ा लिखा के कहां से कहां तक पहुंचाया, तो दैट पर्सन वाज एबल टू ब्रेक द साइकिल, वो साइकिल से बाहर निकल गया। लेकिन ऐसे कितने हैं? बहुत कम है। तो जितने भी चीजें हैं वो सारे आपस में क्या है? कॉज एंड इफेक्ट ऑफ ईच अदर। तो एक तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, अलग करके आप नहीं पढ़ेंगे, अलग करके नहीं पढ़ोगे। जब मैं कभी पढ़ाऊंगा आपके, ठीक है, तो देखोगे कि एक साथ करीब जो है 5-6 चैप्टर में पढ़ाता हूँ और सारे आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं। ये चीजें क्लियर नहीं है, चीजें क्लियर नहीं है। और सबसे पहले होती है बात कि आप चीजों को समझें। जब आप चीजों को समझते हैं तो समझने का हर एक व्यक्ति का अपना एक तरीका होता है, जिसको कहा जाता है इन योर ओन लैंग्वेज, यानी जो मातृभाषा है, यानी अपनी भाषा में, जिसको कहते हैं देसी भाषा में। सबसे पहले आप उस चीज को अपनी भाषा में समझें। एक बार अगर अपनी भाषा में कंफर्टेबल तो कभी नहीं बोलोगे, और उसके बाद आपको जितना टेक्निकल होना हो टेक्निकल हो जाओ, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन डायरेक्ट अगर आपका अप्रोच जो है बुकिश हो जाता है तो देन द थिंग्स आर गोइंग टू बिकम वेरी वेरी कंफ्यूजिंग एज वेल एज बोरिंग। अपनी भाषा में, लेमैन टर्म में। अब देखो, देखिए हिंदी मीडियम के कितने छात्र इसमें? बहुत सारे हैं। तो उनको भी कहीं ना कहीं एडवांटेज है। अब अंग्रेजी वाले, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, ठीक है, अब अंग्रेजी वाले जब तक 2 1 जा 2 करेंगे तब तक वो 10 का पहाड़ा तक पहुंच जाएंगे। नहीं, 2 2 नहीं 4, तो कौन फास्ट हुआ? हिंदी वाले। ठीक है, ये आपका स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रेंथ पे काम करें। ये आपके अगेंस्ट नहीं जाता, आपके फेवर में जाता है। अब जैसे मैं बात कर रहा था, पता होना चाहिए कि क्या करना है। ठीक है, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। बहुत पढ़ लिए, ठीक है, कुछ नहीं हुआ। स्मार्ट पढ़ाई और बिल्कुल क्लियर कट पढ़ाई। अब जैसे आप देखोगे ज्योग्राफी, ज्योग्राफी भी है और इकोनॉमी भी है। अब दोनों में सीधा संबंध है। ज्योग्राफी आपके अर्थव्यवस्था को क्या करता है? प्रभावित करता है। अगर आप इधर आएंगे, चले जाएं इलाहाबाद साइड में, तो वहां का जो नेचर है अलग है। जमीन बहुत ही क्या है? उपजाऊ है। उपजाऊ है, इतना उपजाऊ है कि कुछ भी लेके छीट दो तो फसल उग जाएगा। तो लोग वहां के आलसी हो गए। नहीं, 2 दिन में 2 घंटा खाना खा के सोएंगे जरूर, बिल्कुल। सर क्या होता है? उनके ऊपर कोई टोपी नहीं। ठीक है, आप थोड़ा वेस्ट में चले जाओ, राजस्थान में, ठीक है, तो वहां पे धूप तेज होती है, जमीन उतना उत्पादक नहीं है, तो थोड़ा मेहनत क्या होता है? ज्यादा होता है। तो देखोगे उनके सर पे है पगड़ी बड़ी सी आगे। और पीछे चले जाओ जैसलमेर में, वहां पे गर्मी कितनी पड़ती है? और ज्यादा। तो वहां के लोगों को इधर की अपेक्षा सबसे ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, तो उनके पगड़ी का साइज और क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो चीजों को बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में समझो। अब जैसे एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में भी है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी में भी है। अब मैंने क्या देखा है कि मैं जैसे इकोनॉमी का टीचर हूं, तो मैंने देखा ज्योग्राफी का सिलेबस, एग्रीकल्चर अरे मेरा है, मैं वहां जाके पढ़ा रहा हूं। या ज्योग्राफी के टीचर इकोनॉमी में आ गए कि अरे ये तो एग्रीकल्चर मेरा है, वो वहां जाके पढ़ा रहे हैं। यूपीएससी ने अगर एग्रीकल्चर को इकोनॉमी में और ज्योग्राफी में डाला है तो कुछ तो पर्पस होगा। दोनों का डायमेंशन बिल्कुल अलग है। अब यहाँ पे इतना टाइम तो है नहीं, मैं बताऊं। ये दोनों में कहा था कि देसी भाषा में समझो। खेती बाड़ी का आइडिया है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो बहुत सिंपल रूल है, फसल कटने से पहले तक ज्योग्राफी वाले हैं, फसल एक बार कट गया इकोनॉमी वाले आ जाएंगे। नहीं, अब आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है, एक लाइन में। अब जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। हरित क्रांति ठीक है, इकोनॉमिक्स में समझ में आ गया। हरित क्रांति ज्योग्राफी में, ये भी समझ में आ गया। अब हरित क्रांति जो है वो पॉलिटी में है। नहीं, कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है? अरे ग्रीन रेवोल्यूशन जो है इकोनॉमी में है, वो तो समझ में आ गया। ज्योग्राफी में है, वो भी समझ में आ गया। अब ग्रीन रेवोल्यूशन पॉलिटी में क्यों है यूपीएससी में? उसका पॉलिटिक्स क्या लेना देना है? आप पढ़े जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको समझ में नहीं आती। हाँ बताओ। ये देखो, वही है किताबी अप्रोच। आर्टिकल्स में क्या लेना देना है? ये सारे नियम कानून जो बनते हैं ना, वो समाज को ध्यान रखते हुए,
नियम कानून से समाज नहीं चलता है, ठीक है। सामाजिक परिस्थितियां उनको ध्यान में रखते हुए क्या होता है, नियम कानून बनते हैं। ऑल दे आर कॉल्ड डिराइव्ड, ठीक है, दे आर ऑलमोस्ट ऑल इनफैक्ट अपोजिट ऑफ द लॉज ऑफ साइंस। साइंस के जो लॉ होते हैं पहले उसका थ्योरी बनता है, फिर उसको अप्लाई करते हैं। और जो सोशल साइंस के लॉ होते हैं दे आर डिराइव्ड, यानी कि जब से धरती पे लोग आए तब से नियम कानून काम कर रहा है, ठीक है? तो वहां से किसी ने डिराइव किया और क्या किया, लॉ बना दिया, ठीक है। तो पॉलिटी में क्यों है ग्रीन रेवोल्यूशन इतना, वही बात, सबके पीछे ना एक ही चीज काम करता है, ये इकोनॉमी। एक ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा जो है वो सिर्फ 2-3 क्षेत्रों को हुआ, पश्चिम यूपी, पंजाब और हरियाणा। तो वहां के लोगों की जो आर्थिक स्थिति है, क्या किसानों की स्थिति क्या हो गई, बदल गई, पैसे वाले हो गए। जो बाकी देश का किसान है आज भी दोनों टाइम खाएगा, उस पर आफत है, ठीक है। तो खाने को आफत है तो राजनीति कहां से करेगा, जो ना राजनीति जो है भारत के लोगों के डीएनए में पता है, बिना उसके रह नहीं सकता है, पता ही आपको। लेकिन जो बेस्ट है, अब जो किसानों का पेट भर गया, जो लोग अमीर हो गए, किस तरफ, ये 3 राज्य, तो वो आर्थिक संपन्न हो गए। तो जैसे आर्थिक रूप से संपन्न हो गए तो स्वाभाविक है नेतागिरी शुरू होगा। इसलिए देखोगे ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद किसान नेताओं का जन्म हुआ है, और सिर्फ उन्हीं क्षेत्र से किसान नेता आते हैं जिधर ग्रीन रेवोल्यूशन सफल हुआ है। ये इसका ग्रीन रेवोल्यूशन का पॉलिटी से लिंक है। ये अगर आपके स्टेट में, वेस्टर्न यूपी तो आ ही गया, मान लो बिहार में भी कल को कोई है अपने से बिहार का, ठीक है, तो बिहार में भी अगर मान लो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है सक्सेसफुल होता है तो वहां भी देखोगे वहां से भी किसान नेता आ जाएंगे, ठीक है। आपके यहां से किसान नेता क्यों नहीं आ रहे हैं, जो गरीब क्षेत्र है, किसान को फुर्सत का है, सवेरे काम करेगा तो रात में खाएगा, ठीक है, भूखे। तो नेतागिरी कब होगी, जब पेट में पैसा हो। तो स्वाभाविक है आर्थिक उन्नति। अभी जो किसान का जो आंदोलन हुआ था उसमें कहाँ के किसान थे सारे, अब समझ में आ गया होगा। और जो साल 6 महीना जो भी उन्होंने टेंट लगाया था वो बेसिकली 5 स्टार होटल वाला था हिसाब किताब, उनके पास पैसा है तो नेतागिरी करेंगे। तो चीजों को समझें बहुत सिंपल टर्म में। तो पहला पॉइंट हमने कहा कि जो इकोनॉमी में जितनी भी चीजें हैं वो सारे आपस में क्या है, लिंक्ड है, और सब जो है आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और हर एक दूसरे का कारण भी है और प्रभाव भी है। आप चीजों को अलग करके नहीं पढ़ सकते, दिस इज द बिग प्रॉब्लम, ठीक है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप जो है एक एक करके पढ़ते हो आइसोलेशन में, यू कैन नॉट डू दैट, ठीक है। सेकंड चीज इस सब्जेक्ट में आपको ध्यान रखना है कि कंफ्यूजन का ये सब्जेक्ट है। एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने एक लाइन कहा था कि, कहा अंग्रेजी में था कि नो वन कैन बी मेड बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग एनीवन वर्स ऑफ। इसका मतलब कि अगर एक व्यक्ति को फायदा हो रहा है तो उसी वक्त दूसरे को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। यानी हर एक चीज का 2 साइड है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। अब जैसे भारत सरकार पॉलिसी बनाती है, ठीक है, तो सरकार जो पॉलिसी बनाती है बहुत सारे कदम उठाती है, उसका पर्पस क्या है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना या प्रॉब्लम को बढ़ाना, सॉल्व करना। देखिए हमेशा ध्यान रखें कि विदाउट क्रिएटिंग ए न्यू प्रॉब्लम ओल्ड प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व। यानी जैसे ही आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे उसके बाद क्या होगा, दूसरा शुरू होगा, दूसरे को सॉल्व करोगे तो तीसरा होगा, ठीक है। यानी हर एक चीज का दोनों पहलू है, और ये कब तक चलेगा, जब तक आपकी इकोनॉमी है, ठीक है। तो हर एक चीज का दोनों साइड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे मोस्टली मैं छात्रों को देखता हूँ कि 2 तरह के स्टूडेंट भारत में पाए जाते हैं, एक जो गवर्नमेंट को आंख मूंद के सपोर्ट करते हैं, और दूसरा सिर्फ आंख मूंद के विरोध करते हैं। डिपेंड करता है किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, और दोनों गलत है। क्योंकि आप इंटेलेक्चुअल क्लास से बिलोंग करते हैं तो योर अप्रोच हैज टू बी रैशनल, क्या सही है और क्या गलत है। हर एक चीज का दोनों साइड है, पॉजिटिव नेगेटिव। ये चीज आपके पर्सनल लाइफ में भी लागू होता है। बहुत से लोग आप में से, इनफैक्ट सबके लाइफ में कुछ न कुछ प्रॉब्लम होगा, किसी को फाइनेंस का है, किसी को हेल्थ इशू है, किसी को इमोशनल प्रॉब्लम है, किसी को फैमिली प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम से मुक्त आप में से आई डोंट थिंक एनीवन इज देयर, सब लोग हैं। तो आप भी क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि जैसे आप एक प्रॉब्लम सॉल्व होता है आपका, तब तक दूसरा आता है, दूसरा तो पहले से रहता है, तीसरा आ जाता है, ठीक है। दूसरे का सॉल्व करो तब तीसरा आएगा, ठीक है। और ये चलता है, कब तक चलेगा, टिल यू आर अलाइव, जब तक आप जीवित हैं। द डे ऑल योर प्रॉब्लम्स आर ओवर, योर लाइफ इज आल्सो ओवर। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ना, ठीक है, वही लाइफ का जो है सबसे मेन गोल होता है। ठीक है, किसी के प्रॉब्लम जो है अलग है, तो एक तो ये चीज। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, क्यों मैंने कहा एट द कंट्री लेवल, ये पढ़ने का आपका अप्रोच जो है वो तय करेगा। अब जैसे, ठीक है, 2 प्रॉब्लम भारत में आज के डेट में है, ऐसे तो बहुत सी प्रॉब्लम है, 2 ले रहा हूं। एक तो सरकार का बढ़ता हुआ घाटा, घाटा बहुत ज्यादा है, पता ही होगा आपको, और अभी बजट आने वाला है, एग्जैक्ट पता चल जाएगा। तो घाटे का मतलब हुआ खर्चा ज्यादा और कमाई कम है, और गवर्नमेंट का फाइनेंशियली पावरफुल होना बहुत जरूरी है।
अगर फाइनेंशियली गवर्नमेंट हमारा क्या है, वीक है, तो इसका जो इम्पैक्ट है, ठीक है, सबके ऊपर पड़ेगा। आम आदमी परेशान होगा। कि बगल में आप देखोगे जो पाकिस्तान की इकॉनमी चौपट हो चुकी है, ठीक है। तो एक तो ये, तो घाटे की समस्या से सरकार जूझ रही है। दूसरा समस्या है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। क्योंकि महंगाई जब ज्यादा होता है तो सबसे ज्यादा असर किस पे पड़ता है? पब्लिक मतलब आम आदमी। जो बहुत अमीर हैं उनके ऊपर क्या फर्क पड़ता है? चीजें महंगी हुई या सस्ती हुई? आम आदमी। तो दो समस्या है अमॉन्ग अदर्स, ठीक है, दोनों में आम आदमी सफर करेगा। तो अगर आपको प्रेफरेंस दिया जाए या चॉइस दिया जाए, अगर आपसे कहा जाए कि इन योर प्रेफरेंस ऑर्डर विच वन कम्स फर्स्ट, यानी अगर आपको सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो पहले आप किसको सॉल्व करोगे? घाटे की समस्या को सॉल्व करोगे या महंगाई को? यस, पहले आप किसको सॉल्व करोगे? घाटे को सॉल्व करोगे या इन्फ्लेशन, महंगाई को? अब हर एक व्यक्ति का अपना अपना अप्रोच है। जो अपने बारे में सोचते हैं वो महंगाई पे जाएंगे, जो देश के बारे में सोचते हैं वो घाटे पे जाएंगे। कोई एक ले लो, ठीक है। महंगाई की बात करें तो महंगाई में आप देखोगे एक बड़ा योगदान होता है किसका? तो पेट्रोल डीजल की कीमतों का। और सबको पता है पेट्रोल डीजल महंगा तो सब कुछ महंगा, ये भी पता है। तो भारत में अभी कानपुर में मेरे ख्याल से 1 लीटर जो है पेट्रोल का क्या रेट होगा? 100 रुपए के आसपास, वही 100 के आसपास है, ठीक है। अब 100 रुपए हम 1 लीटर के लिए पे करते हैं। उस 100 रुपए में तकरीबन आप पे करते हैं 62 से 63% टैक्स। यानी 100 रुपए में 62 रुपया करीब क्या है? टैक्स है, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। और ये जो है सिर्फ राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर लगाते हैं। तकरीबन आधा किसके जेब में जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, आधा स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये भी एक मुद्दा है, पीछे तो और बढ़ गया था। अगर सरकार जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे लगने वाले टैक्स के रेट को घटा दे तो इससे महंगाई पर असर पड़ेगा। अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे ये जो टैक्स है तो उस पे अगर टैक्स रेट को कम कर दे तो इससे घाटे पर असर पड़ेगा, सॉरी महंगाई पर असर पड़ेगा। क्या होगा? महंगाई कम हो जाएगी, एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन फिर दूसरे प्रॉब्लम का क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि टैक्सेशन इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर एवरी गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इंडिया। तो सरकार के राजस्व में क्या होगी? कमी होगी, तो घाटा क्या होगा? बढ़ेगा। द सेम चीज ये, तो एक प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो दूसरा। तो अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी गवर्नमेंट हैज टू वर्क, ठीक है। ये कंफ्यूजन का जड़ है। अब जैसे नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन, गुड और बैड? डिमोनेटाइजेशन गुड और बैड? अब देखो मैंने क्या कहा, मैक्सिमम छात्रों का आंसर एक तरफा होता है, या तो खुल के सपोर्ट करेंगे बहुत बढ़िया, या खुल के विरोध करेंगे बहुत बेकार। डिपेंड करता है किस पार्टी से वो। ये तो अप्रोच है छात्रों का, ठीक है। हर एक चीज का दोनों साइड है, ठीक है। सिर्फ हम लोगों को यही बताया जाता है कि 99.3% ऑफ द ओल्ड करेंसी दे वर डिपॉजिटेड विथ आरबीआई अगेन। तो डिमोनेटाइजेशन वाज अ कंप्लीट फ्लॉप शो। जबकि डिमोनेटाइजेशन के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, ठीक है, बहुत आपको पता भी नहीं होगा। मैं आपको एक छोटा उदाहरण दे रहा हूं। आपको तो पता ही होगा कि इंडियंस कितने टैलेंटेड हैं, ठीक है। नोट कौन छापती है? आरबीआई। तो आरबीआई जितने भी नोट छापती है सबका नंबर होता है, सबका सीरीज होता है, ठीक है। अब ये बात है उस वक्त की जब हमारे आज तक के भारत के सबसे बड़े जो कलाकार हैं, मास्टरमाइंड पी चिदम्बरम, आज तक का सबसे बड़ा घोटालेबाज। तो ये मैं डिस्कस कर रहा हूं क्या ये संभव है कि नहीं। तो आरबीआई का जो प्रिंट है, ये प्रेस है 4 जगह है इंक्लूडिंग कलकत्ता। तो आरबीआई जो है, ठीक है आरबीआई अच्छी बात है, लेकिन काम वहां कौन करता है? भारतीय लोग काम करते हैं। और भारत के लोग के बारे में बता दूं कि दुनिया के सबसे करप्ट लोगों में से एक है, ठीक है। तो भारतीयों को मैनिपुलेट करना, मैनेज करना बहुत ही आसान होता है। तो इन्होंने क्या किया कि एक ही सीरीज के नोट छापे, एक सीरीज का नोट छापा। या इससे पहले रिपोर्ट आया कि जो पुराने नोट वापस आरबीआई में आते हैं, ये तो आरबीआई उनको क्या करती है? कैंसिल कर देती है। तो पता चला कि एक ही नंबर के 2 नोट आरबीआई वापस आ गए। कई सारे केस आए और दोनों असली। पॉसिबल है? हाँ या ना? एक नकली हो तो समझ में आ गया। एक ही नंबर के 2 नोट जो है वापस आरबीआई में आ गए और दोनों असली, प्रिंटेड बाय द आरबीआई। इज इट पॉसिबल? नहीं, आरबीआई तो एक नंबर का एक ही नोट छापती है। दोनों असली है, फेक नहीं है। फेक तो 10 आ सकता है। प्रैक्टिकली इज इट पॉसिबल? नो। लेकिन ऐसा था। इसके बाद जो है आरबीआई सरकार हरकत में आई, जो कि एक बहुत बड़े घोटाले का संकेत दे रहा था। तो उसमें यह था कि चिदम्बरम मास्टरमाइंड थे उसके। जिस वक्त की बात है तो इन्होंने क्या किया, आरबीआई के जो बड़े ऑफिशियल्स हैं, कलकत्ता प्रेस, तो एक ही सीरीज का, ठीक है,
कुछ नोट उन्होंने छापा, 2 सीरीज, मतलब दो क्या कहा जाए उसको, जैसे कोई एक अमाउंट ले लो, मान लो 50,000 करोड़ रुपया, तो 50,000 करोड़ रुपए का 2 प्रिंट किया। 2 प्रिंट समझ में आ गया? ठीक है, तो एक जो है मार्केट में सर्कुलेशन के लिए, और दूसरा जो बंडल था इन्होंने आपस में क्या किया, बांट लिया। इज इट पॉसिबल? भारत में कुछ भी पॉसिबल है, भारत में बहुत तेज होते हैं। क्या ये पॉसिबल है, हाँ या ना? बिल्कुल पॉसिबल है। अब ये जो घोटाला स्कैम है, ये आप कैसे पता करेंगे? इज इट पॉसिबल? नहीं पता चलेगा, क्योंकि एक जो नोट है वो आपके जेब में है, और दूसरा हो सकता है जो उसका दूसरा नोट है वो गुवाहाटी के किसी गांव में किसी के जेब में होगा। नॉट पॉसिबल। अरे गुवाहाटी छोड़ दो, आप ही के जेब में दोनों नोट नहीं पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो जैसे आरबीआई ने क्या किया, भारत सरकार नोटबंदी की, उसके बाद जो है, ठीक है, देखो बैंक क्या करती थी, दिन भर में जो लोग डिपॉजिट करते थे तो शाम तक आरबीआई को इन्फॉर्म करती थी। तो 30 नवंबर लास्ट डेट था, तो 30 नवंबर को शाम में ही आरबीआई को पता चल गया कि उस दौरान कितने पुराने करेंसी वापस आ गए। वो तो बैंक के पास था, लेकिन आरबीआई ने 1.5 साल बाद डिक्लेयर किया, क्योंकि वो सारा जो है कैश वापस आरबीआई गया, एक एक की एंट्री हुई, और तब आरबीआई को पता चला होगा कि 1 नंबर का कितना नोट छापा गया है। ठीक है, तो दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है, मे बी विद द गवर्नमेंट, सरकार के पास है, लेकिन गवर्नमेंट क्या इस इंफॉर्मेशन को रिलीज कर सकती है, पब्लिक को बता सकती है? नहीं। क्रेडिबिलिटी ऑफ द आरबीआई, द सेंट्रल बैंक, विल बी गॉन। और अगर आरबीआई का, ठीक है, क्रेडिबिलिटी खत्म होगा, इकोनॉमी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के पीछे थीम होता है, भारत के लोग जितना करते हैं ना, आपको वहां तक सोचने में टाइम लगेगा, इतने कलाकार लोग हैं। तो ये सब चीजें हैं। तो इसलिए अब नोटबंदी आया, ठीक है, मैंने कहा स्किल, एनालिटिकल स्किल, कैसे आप चीजों को एनालाइज करते हैं, थोड़ा सा कुछ हम लोग एग्जांपल ले लें। अब भारत सरकार नोटबंदी लेके आई, और भारत सरकार ने कहा कि वी आर ट्राइंग टू मेक इंडियन इकोनॉमी कैशलेस, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को हम कैश से क्या करेंगे, मुक्त करेंगे। इज इट पॉसिबल? भारत में जहां पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर इतना बड़ा है, क्या भारतीय अर्थव्यवस्था 100% कैशलेस हो सकती है? नहीं, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। अभी तक दुनिया का कोई भी देश कैशलेस नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब भारत सरकार अब कहती है कि हम लोग जो है इकोनॉमी को लेस कैश इकोनॉमी बना रहे हैं, यानी कैश कम हो। जब 100% कैश से मुक्त की बात करें, तो अभी तक दुनिया में कोई भी कंट्री कैशलेस नहीं हुआ है। अगर होगा भी पहले, तो डेफिनेटली डेवलप कंट्री होंगे, वेस्टर्न कंट्री, क्योंकि उनका पॉपुलेशन कम है, टेक्नोलॉजी हमसे क्या है, बेहतर है, एंड मोर पीपल आर मोर अवेयर। तो अभी तक नहीं हुआ। डिफरेंट रिपोर्ट्स आर कमिंग, अलग अलग रिपोर्ट आ रहा है, ब्रिटेन एंड स्विट्जरलैंड दोनों रिपोर्ट करता है। तो उम्मीद है कि पहला कंट्री अगर कोई कैशलेस होगा फ्यूचर में, तो या तो ब्रिटेन होगा या स्विट्जरलैंड होगा। ठीक है, दोनों यूरोप के देश हैं। अब देखो डेटा से आप क्या करते हैं, डेटा आप रखते हैं, डेटा से आपको क्या करना है, विश्लेषण करना है, एनालाइज करना है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डेटा रिलीज किया कि हमारे देश में जो 60% युवा हैं कि वो दे डोंट कैरी कैश, यानी 60% यूथ इन ब्रिटेन वो कैश कैरी नहीं करते हैं। समझ आ गया इसका मतलब? भारत सरकार ने कहा कि हमारे देश में 90% यूथ जो है दे डोंट कैरी कैश, क्योंकि उनके पास कैश है ही नहीं। क्या गवर्नमेंट गलत है? क्या गवर्नमेंट गलत है? गवर्नमेंट सही है। आपको समझने में क्या हुई, गलती हो गई। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये सब चीजें जो कहा था स्किल को। चलो मैं क्वेश्चन एक और पूछता हूं। लास्ट ईयर एक स्कूल के प्रिंसिपल ने आज मीडिया को फेस किया, और उसने बताया कि पिछले साल हमारे स्कूल में बोर्ड में जो है 60% बच्चे पास हुए, और इस साल 90% बच्चे पास हुए। इसका मतलब कि इस साल हमारे स्कूल के परफॉर्मेंस में क्या हुआ है, अच्छा परफॉर्म हुआ। ठीक है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि लास्ट ईयर हमारे स्कूल से 60% बच्चे पास हुए, इस साल 90% बच्चे पास हुए? तो उनका मानना है, उनका क्लेम है कि इसका मतलब हमारे स्कूल के बच्चों के परफॉर्मेंस में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, डू यू एग्री विथ हिम? मान लो छात्रों की संख्या सेम है, जितना पिछले साल था उतना आज भी है, अब क्या कहोगे? क्या वो सही है, हाँ या ना? यही चीज चाहिए। ठीक है, कैसे आप चीजों को एनालाइज करते हैं, वो यहां से होता है, और जब चीजें यहां होंगी तब आप कहा चलेगा। लिख लिख के हिंदी मीडियम के छात्र बर्बाद हो गए, लिखवा लिखवा के उनके कैरियर को बर्बाद कर दिया गया। योर क्रिएटिविटी इज लॉस्ट। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, दिस इज द प्रॉब्लम। आपका इंटरेक्शन बहुत जरूरी मेरे साथ। तो ये जो प्रिंसिपल साहब हैं, ये नहीं कि करेक्ट आंसर होगा कि डाटा पर्याप्त नहीं है।
उन्होंने ये बताया आपको जिससे रिजल्ट अच्छा हो, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि पिछले साल पास करने के लिए 30% नंबर चाहिए था, 40%, और इस साल उसको घटा करके 30% कर दिया, तो क्या होगा फिर? अरे पिछले साल पास करने के लिए 40% नंबर चाहिए था, इस बार उन्होंने घटा के क्या किया? 30% कर दिया। ये आपको नहीं बताया, ठीक है? तो क्या होगा रिजल्ट का? खुद ब खुद इंप्रूव होगा। यही काम हमारी सरकार भी करती है डेमोक्रेसी। हर एक 5 साल में एक बार तो मुलाकात होगी, ठीक है? तो पब्लिक के सामने रिपोर्ट कार्ड कैसा होना चाहिए? बेहतर होना चाहिए। तो ये मैथमेटिक्स का यूज करके गवर्नमेंट चीजों को मैनिपुलेट करती है। इसमें मैंने क्या कहा कि जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है, साइंस वाले, ठीक है, एक स्टेज के बाद बहुत एंजॉय करोगे, क्योंकि एनालिटिकल स्किल जो है बहुत मैटर करता है। कि ये मैनिपुलेशन हर एक जगह है। आप जब आगे पढ़ोगे कि पहले हम लोग ग्रोथ रेट कैलकुलेट करते थे जीडीपी पे, फिर चले गए जीवीए पे, ना लोगों को जीडीपी समझ में आता, नहीं जीवीए, फिर आगे वापस किस पे? जीडीपी पे। तो कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन टू अनदर ओनली टू मैनिपुलेट डेटा टू इंप्रूव द रिपोर्ट कार्ड बिफोर द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये चीजें हैं। अब जैसे सरकार कहती है कि महंगाई के दर में गिरावट आ गई, महंगाई के दर में कमी हुई है, ये आपने सुना होगा, ठीक है, ऑफिशियल वर्जन ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन जब आप मार्केट जाते हो तो आपको लगता है कि सब चीज का दाम तो क्या हो रहा है? बढ़ गया है। तो फिर ये गवर्नमेंट कैसे कह रही है कि महंगाई की दर में कमी आई? तो गवर्नमेंट गलत नहीं है, गलत आप हैं। जरा इसको एग्जाम्पल पे देखो। परसों की बात है, परसों किसी चीज का दाम था 100 रुपया, ठीक है, आज कल हो गया 120 रुपया। कितना परसेंट से बढ़ा? 20%। तो महंगाई की दर कल जो थी 20%, आज ये बढ़ के हो गया 132। 132 तो 120 से बढ़ के 132 हो गया, तो कितना परसेंट बढ़ा? 10%। अब जरा इस स्टेटमेंट को देखो। अब भारत सरकार ये नहीं कह रही है कि महंगाई में गिरावट आई है, भारत सरकार ये कहती है कि महंगाई की दर में गिरावट आई, यानी कीमतें तो बढ़ रही है लेकिन कम रेट पे। और आपने क्या समझा? महंगाई में कमी आ गई, ठीक है? तो गलत आप है ना कि गवर्नमेंट। इट्स ऑल अबाउट योर स्किल दैट हैज टू बी डेवलप्ड। इज क्लियर नाउ? अब देखोगे भारत में, मुझे याद है 5-6 साल पहले बड़ा चर्चा थी कि भारत में जो टाइगर, बाघों की संख्या अचानक से कम हो गया। सुने 1000-1200 था, और 2-3 साल पहले दोबारा गिनती हुआ तो शायद 3000 पहुंच गया, ठीक है? तो सारा क्रेडिट किसको जा रहा है? गवर्नमेंट को। यहां भी मैनिपुलेशन हुआ कि जब कब बोलते हैं उसको, ठीक है, तो बच्चों की गिनती होती है ना, तो जो 1.5 साल से ऊपर के होते हैं उन्हीं को लिया जाता है, उससे कम वालों को नहीं लिया जाता है। इस सरकार ने क्या किया, वो 1.5 साल वाला घटा के 1 साल कर दिया। अपने आप क्या होगा? क्या होगा फिर? बढ़ गया, ठीक है? तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। अब जैसे आप पढ़ते हो गरीबी रेखा, सुना होगा, ये सरकार क्लेम करती है इतने लोगों को हमने गरीबी रेखा से क्या किया? ऊपर उठाया। तो गरीबी रेखा जो है, ठीक है, भारत के गरीबी रेखा में सबसे बड़ी खूबी क्या है पता है आपको? भारत का जो गरीबी रेखा है, पॉवर्टी लाइन, उसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है? वो खुद गरीब है, वो खुद गरीब है। हम लोग गरीबी नहीं मापते हैं, हम लोग भूखमरी मापते हैं। तो गरीबी रेखा को थोड़ा सा मजबूत करोगे ना, तो ये आंकड़ा 50% क्रॉस कर जाएगा। तो समय समय पे सरकार क्या करती है, जैसे यहाँ गरीबी रेखा है, ठीक है, तो इस गरीबी रेखा को क्या किया? थोड़ा नीचे कर दिया, तो अपने आप क्या होगा? समझ में आ गया होगा? इट्स ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स। तो जो मेरा कहने का मतलब, ये जो डाटा है, ठीक है, आपका तो फैक्चुअल है, बड़ा डाटा है। डाटा रटने का चीज नहीं होता है, डाटा क्या होता है? एनालिसिस का, विश्लेषण का, ठीक है? और इसलिए जो है ये स्किल आपको डेवलप करना है, और ये सारा चीज यहां से तय होगा, यहाँ नहीं, ये कुछ नहीं है। योर हैंड इज ऑलवेज गोइंग टू फॉलो योर माइंड। इंस्ट्रक्शंस आर कमिंग फ्रॉम हियर, देन ओनली यू कैन राइट, ठीक है? तो इसको बढ़ाओ। थॉट प्रोसेस जो है, ना आप सोच सकते हो ना आप लिख सकते हो। जब सोच ही नहीं सकते हो तो डेवलपमेंट कैसे होगा? तो ये सब चीजें, देखिए, आपको ध्यान रखना है। तो सेकंड पॉइंट समझ में आ गया, हर एक चीज का क्या है? तो ये चीज, अब जैसे एग्जाम है, सरकार की पॉलिसी हमने की कि गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है उसका पर्पस क्या होता है? टू सॉल्व द प्रॉब्लम, बट विदाउट क्रिएटिंग अ न्यू प्रॉब्लम, ऑल द प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व। अब जैसे एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल आया था, याद होगा, 3 विरोध हुआ, वापस हो गया। तो गुड और बैड? सही था या गलत था? दोनों साइड था, गुड एज वेल एज बैड। तो क्यों कहा जाता है कि बड़े लोगों को सुने, बड़े लोगों को फॉलो करो? अब पेपर पढ़ते हो तो पेपर में बड़े लोग लिखते हैं, बड़े इसलिए हैं कि उनकी सोच क्या है? बड़ी है। तो पहला दिन कोई राइटर आता है, कोई कॉलमिस्ट आता है, और वो उसके फेवर में लिखता है, ठीक है? तो वो कहता है कि नहीं, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि क्या कहा जाए, ये सारे इसके फीचर हैं।
तो आप पढ़ें और देखें और नोट करें कि किस आधार पे कह रहा है कि इट्स वेरी गुड। वो भी आपको क्या करना है, ये नहीं कि आप बीजेपी के नहीं तो विरोध करोगे। ये यही प्रॉब्लम इस क्षेत्र में है। आंख बंद, उनको कुछ अच्छा नजर ही नहीं आता है, और अगर वो बीजेपी के हैं उनको कुछ बुरा नजर आता ही नहीं है। इन बोथ द केसेस यू पीपल आर रॉन्ग। तो एक बार आपकी सोच जो है बहुत निगेटिव हो जाए तो फिर अच्छा चीज भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, और एक बार अगर आपको पॉजिटिव हो जाएगा ना तो फिर आपको बुरा चीज भी बुरा नहीं लगेगा। और दोनों केस में यू विल बी हर्ट वेरी वेरी बैडली। तो योर अप्रोच हैज टू बी रैशनल। इसलिए बहुत जरूरी है बड़े लोगों को सुने, बड़े लोगों को फॉलो करें। देखिए वो बड़े इसलिए हैं क्योंकि उनकी सोच बड़ी है। तो पहला दिन जो है एक राइटर आकर लिखता है इन फेवर ऑफ एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल, उसको भी पढ़ें और देखें कि किस आधार पे कह रहा है कि वो क्या कहा जाए, ये वो सही है, ठीक है। अगले दिन क्या करता है, कोई दूसरा इकोनॉमिस्ट आता है एंड ही इज राइटिंग अगेंस्ट द बिल, वो कहता है कि गलत है, तो उसको भी फॉलो करें कि किस ग्राउंड पे वो कह रहा है कि ये गलत है, ठीक है, तो उसको भी नोट करो। उसके बाद क्या होगा, योर अप्रोच विल बी बैलेंस्ड, ठीक है, एंड यू कैन आंसर एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि इन द एग्जामिनेशन हॉल you don't know what type of question will be coming. Sometimes you have to support the policy of the government, sometimes you have to criticize the policy of the government, so according to the question you have to answer. तो ये अप्रोच आपको फर्स्ट क्लास से डेवलप करना है। ये पॉइंट समझ आ रहा है। तो अप्रोच को क्या रखोगे, रैशनल। जब मैं पढ़ाऊंगा तो कभी कभी आपको लगेगा कि पक्का सा जो है बीजेपी के, और अगले क्लास में लगेगा कि एंटी बीजेपी है, लगता है पार्टी। ऐसा कुछ नहीं है। जहां पे गवर्नमेंट सही है इट्स गुड, जहां पे गलत है गलत है, ठीक है। तो बोथ द साइड्स आर देयर। तो ये अप्रोच आपको यू हैव टू स्टार्ट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। तो ये सब नए नए नाम दे करके लोग को क्या कहोगे, ठीक है। लोग सोचते पता नहीं नया चीज आ गया, सब कुछ पहले चला रहा है। अभी जो है सब लोग पढ़ते हैं, पता कौन सा, समावेशित विकास, सुना है ना, इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूजन की बात करता है, समावेशन की बात करता है। क्या ये नया कंसेप्ट है? क्या ये नया कंसेप्ट है कि जो छूट गए पीछे उनको भी साथ लेके चलो, सबका साथ सबका विकास? मनमोहन सिंह बड़े टेक्निकल थे, उन्होंने एक कंसेप्ट दिया इंक्लूसिव ग्रोथ का, समावेशन का, ठीक है। लोग नहीं समझ पाए, बहुत टेक्निकल वर्ड था। मोदी जी बिजनेसमैन है, एक ही लाइन कहा, सबका साथ, ठीक है, तो वो समझ में लोगों को आ गया, ठीक है। तो समावेशन की जब बात होती है तो ये भारत क्या, भारत में ये कंसेप्ट आज से नहीं सब दिन से, भारत में आपने सबसे शुरू से पढ़ा होगा वसुदेव कुटुंबकम। ये किसकी बात करता है, समावेशन। ये भी किसकी बात करता है, इंक्लूसिवनेस की बात करता है। तो क्या ये नया कंसेप्ट है? नहीं, ये तो बहुत ही पुराना कंसेप्ट है। तो इन सब तरह का, तो सेकंड पॉइंट समझ में आ गया। अब थर्ड पॉइंट जो है आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये सब्जेक्ट मैंने क्यों कहा ये सबसे इजी सब्जेक्ट है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में 50% डिस्काउंट यू विल ऑलवेज गेट। आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए, यानी हमेशा जो है यू विल गेट 50% डिस्काउंट। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक वर्ड है कि रीजन बिकम्स रेमेडी, जो कारण है वही उसका उपाय है। एक बार कारण आपके समझ में आ जाएगा तो उसी वक्त आपको उपाय भी समझ आ जाएगा। अब जैसे मैं ही आपसे पूछता हूं, आप गरीब हैं, यू आर पुअर, व्हाई यू आर पुअर, आप गरीब क्यों हैं, बहुत समझ है, ठीक है। तो बहुत सिंपल आंसर है कि आपके लिए इनकम जनरेट नहीं हो पाया, यानी आपके लिए आय का सृजन नहीं हुआ। तो ये कारण है, उपाय क्या है, जो कारण है वही क्या है, उपाय है। कौन समझ में आ रहा है? तो पहले आप किसको पढ़ेंगे, कारण या उपाय? क्यों ऐसा नहीं होता है, ऐसा तो होता नहीं आपकी तरफ, ठीक है। लोग सीधे उपाय पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ते हैं करंट, करंट में ये हुआ, करंट में हुआ, बजट आएगा, कल सर्वे आएगा, उसी को पढ़ रहे हैं। सरकार जो पॉलिसी बनाती है, पॉलिसी बदलाव करती है, वो कारण है कि उपाय है? उपाय है। कारण आपको पता ही नहीं, आप डायरेक्ट उपाय पढ़ रहे हो। जिसको देखो करंट पढ़ा है, करंट इज नथिंग। करंट पढ़ के आप जो है कुछ भी नहीं कर पाओगे। करंट से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन करंट बेसिकली ये पास्ट का आउटकम है या कंसेप्ट का एप्लीकेशन है। करंट के नाम पे, ठीक है, आप मूर्ख बन रहे हो या आपको मूर्ख बनाया गया है। आप पढ़ के आओ, उससे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जवाब नहीं दे पाओगे, क्योंकि यू डोंट नो द रीजन यू आर ट्राइंग टू बिकम द रेमेडियल मेथड, ठीक है। आपको कारण ही नहीं पता है तो उपाय कैसे समझ में आएगा, और कारण पता है तो समझ में आई बात। तो कारण पता होगा तो आपको प्रेजेंट पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, दैट यू कैन सजेस्ट, ठीक है। तो करंट, ठीक है, करंट से ही क्वेश्चन आते हैं, करंट बेस्ड, ठीक है, इशू बेस्ड। लेकिन करंट आप नहीं समझ पाएंगे जब तक आपको दो चीज की जानकारी नहीं हो। पहला, ठीक है, आपको पास्ट,
आपका पास जो है वो आपके प्रेजेंट को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। ठीक है, कितना असर होता है, इट्स ऑल अबाउट द माइंड गेम। अंग्रेजों ने रूल किया, अंग्रेज चले गए, ठीक है, लेकिन अंग्रेजियत अभी भी है। उन्होंने रूल किया, डोमिनेट किया, हम लोग गुलाम थे, लेकिन वो जो मानसिकता है गुलामी वाली वो आज भी है। आप देखोगे भारत के लोग जो है दो चीजों में अभी भी कंफर्टेबल है, दो चीजों में, या तो वो डोमिनेट करना चाहते हैं या डोमिनेट होना चाहते हैं। बहुत से लोगों को देखोगे पूरी जिंदगी जी हजूरी में निकल गया फिर भी वो कंफर्टेबल है। बराबरी की जब बात आती है तो इंडियंस का ईगो हर्ट होता है। क्यों? क्योंकि हमने इक्वालिटी कभी देखा ही नहीं। तो जो पास का है, ठीक है, वो आज तक उसका असर आपके ऊपर है। यू वांट टू डोमिनेट, यू वांट टू डोमिनेट, एंड फॉर दैट सिविल सर्विसेज कैन बी द वन ऑफ द क्या कहोगे यू कैन से सबसे आसान तरीका है। वंस यू बिकम द ब्यूरोक्रेट यू विल गेट एवरीथिंग एंड यू विल स्टार्ट डोमिनेटिंग। तो ये मानसिकता। अब हमारी भाषा हिंदी है, अच्छी बात है। अब अंग्रेजी कोई देखो अभी भी है, कोई अगर फराटेदार अंग्रेजी बोलता है तो आप बड़ा जल्दी प्रभावित हो जाते हो, नहीं है कि नहीं? जबकि हमारी भाषा है नहीं। लेकिन कोई फराटेदार फ्रेंच बोलता है तो आप प्रभावित होते क्यों नहीं? नहीं होते, दोनों विदेशी भाषा है। अंग्रेजी में क्यों प्रभावित होते हो? बात वही है, ठीक है। जो डोमिनेंस का जो असर है अभी भी हमारे माइंडसेट पे है, ठीक है। तो माइंडसेट हैज टू बी चेंज। जब मैं पढ़ाऊंगा तो यही बताऊंगा, जिस स्टेट को हम सबसे बैकवर्ड मानते हैं, यूपी एंड बिहार, पर्टिकुलरली यूपी, यूपी द मोस्ट पावरफुल स्टेट ऑफ द कंट्री। यूपी में जितना पोटेंशियल है पूरे कहीं भी नहीं है। फ्यूचर ऑफ इंडिया लाइज इन इकोनॉमीज लाइक यूपी, नॉट लाइक गुजरात एंड महाराष्ट्र। लेकिन आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है, और पता करना भी नहीं चाहते हो, क्योंकि इन सब स्टेट में काम नहीं होता है। इन सब स्टेट में सिर्फ और सिर्फ राजनीति होती है, ठीक है, दैट्स ऑल। और लोग भी जो है इसी को क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। अब चुनाव आने वाला है, अब देखोगे सब लोग उसी में रहेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियली, ठीक है, आपको समझ में आएगा कि आपका स्टेट जो है कितना रिच है, ठीक है। मैंने कहा भारत जैसे इकोनॉमी का जो भविष्य है, ठीक है, वो यूपी जैसे स्टेट में है, ना कि गुजरात में है। ये सब चीजें समझ में आएगी आपके आगे, ठीक है, ये सब चीजें, ठीक है। तो हर एक चीज का दो साइड। तो पहले क्या पढ़ोगे? सबसे पहले जरूरी है आपका पास्ट, क्योंकि पास्ट का जो असर है वो क्या है, करंट पे है, ठीक है। जब तक आपको अपना कहा जाता है तारीख नहीं पता हो, पास्ट नहीं पता हो, आप प्रेजेंट नहीं समझ पाओगे। और दूसरा, ठीक है, करंट इज द आउटकम ऑफ द कंसेप्ट, ठीक है, यानी कि कंसेप्ट का एप्लीकेशन है। अगर कंसेप्ट नहीं है फिर आप करंट होगा। तो आप करंट नहीं पढ़ते हैं, आप हिंदी अंग्रेजी पढ़ते हैं। पढ़ लिया भूल गए, कोई फायदा नहीं। क्वेश्चन देखा आपको, देख ले। तो क्वेश्चन किस तरह का पूछा देखोगे, यू हैव टू एनालाइज। आपसे ओपिनियन पूछा जाता है कि आपके ओपिनियन में जो है, ठीक है, क्या होगा, आपके विचार से क्या है। तो विचार तो कुछ हुआ ही नहीं, वो तो नोट्स में लिखा हुआ है, नहीं तो कितना भी। तो ये सब चीजें जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो एक तो थर्ड पॉइंट ये है 50% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट। इसलिए बहुत मैटर करता है कि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो। फाउंडेशन स्ट्रांग करने के लिए सबसे जो बढ़िया तरीका है वो है एनसीईआरटी। पढ़ाओ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को कभी अंडरमाइन मत करो, ठीक है, क्लास 6 7 जो भी है, ठीक है, 11 12 तक। क्योंकि एनसीईआरटी क्या है, उसमें आपको एक तो आपको इकोनॉमिक्स चाहिए, एक तो बैकग्राउंड भी है पूरा, इकोनॉमिक्स का पढ़ोगे तो पूरा इस 1951 से भी है, और साथ साथ उसमें पूरा कंसेप्ट भी है, ठीक है। तो उससे डबल आपको बेनिफिट मिलेगा। एक आपको हिस्ट्री पता चलेगा, दूसरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसलिए जितने भी टीचर आपको मिलेंगे वो आपको सजेस्ट करेंगे आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। एनसीईआरटी बुक की मैं बात करूं, ठीक है, मैं बहुत सारे बुक को पढ़ा हूं, ठीक है। मैंने अपने बारे में पहले बताया नहीं, सॉरी, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। माई सेल्फ इज डॉक्टर एस.के. झा, और मैं एकेडमिशियन हूँ बेसिकली। तो मेरा पढ़ाने का पैशन है, और मैं साथ साथ ये डॉक्टरेट हूँ फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। साथ साथ मैं सीए भी हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड आई एम टीचिंग, आई होप सिंस यू आर बॉर्न। 27 साल हो गए और पढ़ाते हुए, ठीक है। लेकिन टीचिंग इज माई पैशन, और पूरे इंडिया में पढ़ाता हूँ, घूमता हूँ, 4 काम करता हूँ, ठीक है, पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, घूमता हूँ, और आप लोगों को डांटता हूँ, ठीक है। यही 4 काम मेरा है, ठीक है। लेकिन डांट तो आपके भले के लिए कि सही ट्रैक पे जाओ। तो मेरा एक्सपीरियंस है कम से कम जो है 20-22 राज्यों में मैंने पढ़ाया हुआ तक, बहुत से यूनिवर्सिटीज के साथ में जुड़ा हुआ। लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो रियल टैलेंट है, रॉ टैलेंट है, वो इस क्षेत्र में बच्चों में, लेकिन परफॉर्मेंस सबसे बेकार है, सबसे बेकार है, क्योंकि इन्होंने कभी अपने स्ट्रेंथ पे काम किया ही नहीं। सिर्फ अपनी गलतियों को क्या करते हैं, ये ढकने का कोशिश करते हैं, बहानेबाजी का सहारा लेके। तो कभी जो है भाषा का प्रॉब्लम है, तो कभी यूपीएससी पक्षपात कर रहा है, ठीक है, वो है, ठीक है। लेकिन सबसे जो मेन प्रॉब्लम है कि आपका थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं हुआ। आप उसी दौर में पढ़ रहे हैं, उसी दौर में जी रहे हैं जहाँ यूपीएससी से सीधे क्वेश्चन आते थे। वो जमाना आप क्या हो गया,
चेंज हो गया, ठीक है। क्वेश्चन का पैटर्न जो है हमेशा चेंज होगा। अभी यूपीएससी क्वेश्चन और डिफिकल्ट होंगे, ठीक है, क्योंकि ज्यादा देश को चलाता है ब्यूरोक्रेट। अब वैश्वीकरण के दौर में हमारे चैलेंजेस क्या हैं पूरी दुनिया से? देखो, जो सिलेबस चेंज हुआ था आज से करीब 10 साल पहले, तो उससे पहले जब हम लोग पढ़ाते थे सिंपल क्वेश्चन आता था, सिंपल यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो 10 क्वेश्चन मैं अगर आपको दे दूं और कहूं कि इतना कर लो पर्याप्त है, और उसी से क्वेश्चन आता था। तो इतने मेहनती सारे थे, हैं भी, कमा फुल स्टॉप कब क्या हो गया याद कर लिए, जम के लिख दिया, खूब बढ़िया नंबर आया, सिलेक्शन हो गया। अब क्या हुआ, तो पहले आप दोनों जो है ठीक है बराबर के लेवल पे थे, यूपीएससी और ठीक है और आप लोग, तो दोनों का लेवल यही था। लेकिन अब क्या हुआ, सिलेबस चेंज हुआ, यूपीएससी ने अपने लेवल को उठा दिया, यहाँ पे ले आए, और करना भी चाहिए, क्योंकि अब वो जमाना नहीं रहा, वैश्वीकरण का दौर है, वैश्वीकरण का दौर है, और पूरे चैलेंजेस हमारे बहुत ज्यादा है हर एक फ्रंट पे, और सबके पीछे इकॉनमी है। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध है सबका बेस क्या है, इकॉनमी है। तो हमारे कंट्री को पॉलिटिशियन रन नहीं करते हैं, हमारे नेताओं को या तो कुछ नहीं पता है, सब कुछ गलत ही पता है, ब्यूरोक्रेट चलाता है। तो ब्यूरोक्रेट जो है हमें फेस करना है, कूटनीति होती है, ठीक है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, सारा किसके हाथ में है, ब्यूरोक्रेट। तो ब्यूरोक्रेसी के चैलेंजेस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। पहले हम लोग काम करते थे स्टैटिक एनवायरनमेंट में, रेस्ट्रिक्शंस वे देयर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हमारे ट्रांजैक्शन कब थे। सडनली इंडियन इकोनॉमी चेंज इन 1991, और इकोनॉमी जब चेंज होगा तो बाकी सब कुछ क्या होगा, चेंज होगा। इकोनॉमी इज ऑलवेज गुड टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। कार्ल मार्क्स का नाम सुना है? उनका कहना बहुत सिंपल था कि जो इकोनॉमी होता है वो ड्राइविंग फोर्स होता है, कि इकोनॉमी इज ऑलवेज गुड टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, कि इकोनॉमी जैसे ही चेंज होता है द रेस्ट ऑफ द थिंग्स दे आर गेटिंग एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। अब ऐसा बिल्कुल सही है, कल को मान लो आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाए, तो बाकी जो आपके रिलेशन है उस पर क्या असर पड़ेगा, वो भी चेंज होगा, वो भी चेंज होगा। और जिस दिन न्यूज आ गया कि आपका सिलेक्शन हो गया, इकोनॉमी चेंज हो गई, तो बाकी रिलेशन क्या होंगे, वो भी उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे, बल्कि लिस्ट थोड़ा बढ़ भी जाएगा। नहीं, तो इकोनॉमी सब कुछ है, सबके पीछे। टू कंट्रीज कैन नॉट बी अ गुड फ्रेंड, दो देश कभी आपस में फ्रेंड नहीं हो सकते, क्योंकि हम लोग नासमझ हैं, ठीक है, सेंटिमेंटल इमोशनल, कि अमेरिका भारत का बड़ा अच्छा दोस्त हो गया है। ये सारे कंट्री कभी किसी के फ्रेंड नहीं हो सकते। ये वही अमेरिका था जब ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले, जब हम गेहूं का आयात करते थे, तो उन्होंने उस क्वालिटी के गेहूं को भेजा जिसे वहां के सुअर नहीं खाते थे, ठीक है, सच ह्यूमिलेशन वो देयर, ये चीज आपको नहीं बोलना चाहिए। तो जब तक उनके बीच में इकोनॉमी होता है ना, कॉमन, तभी तक लोग क्या करते हैं। आप देखोगे सारे गल्फ के देशों के साथ जो है इंडिया का रिलेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसके पीछे इकोनॉमी है, क्योंकि गल्फ कंट्रीज का जो फ्यूचर है इंडिया है, तो इसलिए सारे लोग अच्छा रिलेशन मेंटेन करें। वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स कहा जाता है तेल का खेल है, एनर्जी, खाड़ी का देश, खाड़ी के देश में कभी भी शांति नहीं आई, इट्स अ प्री प्लान पॉलिसी ऑफ द वेस्टर्न कंट्री, ठीक है, क्योंकि वो शांति आएगी वो फिर काम से गए, ठीक है। तो ये सब चीजें जब तक नहीं समझोगे, तो ग्लोबलाइजेशन के दौर में, वैश्वीकरण के दौर में ब्यूरोक्रेसी के चैलेंज क्या हो गए, बढ़ गए। तो अब स्वाभाविक है इसका लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। अब आप यहीं रह गए, अब जरूरत क्या है बताओ, अब जरूरत क्या है, अब जरूरत यह है कि आपको यहां से क्या करना है, यहां पर उठाना है, यानी यू हैव टू रेज योर लेवल। और वो लेवल कहां से बढ़ेगा, यहां से, इसको आपको ऊपर बढ़ा के यहां तक ले जाना है, ठीक है। यहीं पे हम फेल कर गए। यू पीपल आर बीइंग सेटिस्फाइड, आपको मैं सेटिस्फाई कर रहा हूं, लेकिन किस लेवल पे, यहां पे। तो आपको सेटिस्फाई करना इज नॉट अ बिग थिंग, क्योंकि कारण योर सेटिस्फैक्शन लेवल इज वेरी लो। आपका जो सेटिस्फैक्शन का लेवल ही जब कम है, तो आपको सेटिस्फाई करना बहुत बड़ा काम नहीं है। इसको अदरवाइज मत लेना। अब जैसे कोई गरीब आदमी है, जैसे मान लो रोड पे कोई भिखारी है, अगर आप निकलते हो उसको 20 रुपया भी दे देते हो, क्या होता है, वो खुश हो जाता है। अगर आप निकलो कोई 50 रुपए थमा दे, फिर खुश हो जाओगे, ऐसे मत बोलो, ठीक है। तो भिखारी 20 रुपए में क्यों खुश हो गया, तो उसका लेवल ही क्या है, बहुत लो है। पॉइंट समझ आ रहा है? तो दैट्स व्हाई, तो दैट्स द मेन प्रॉब्लम, कि यू पीपल आर बीइंग सेटिस्फाइड, आप मेरे क्लास से सेटिस्फाइड हो, ये कौन सा क्राइटेरिया हुआ, आप मेरे क्लास में पूरी तरह सेटिस्फाइड हो, तो दिस इज नॉट द क्राइटेरिया टू जज द टीचर। हमें आपको सेटिस्फाई नहीं करना है, आपको सेटिस्फाई करते हुए आई हैव टू रेज योर लेवल, और कहां तक ले जाना है, यूपीएससी तक। तो क्योंकि अभी जो है फ्यूचर में चैलेंजेस और बढ़ रहे हैं, तो ये यूपीएससी फर्दर लेवल क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो उसको आपको करना, और ये यहां से नहीं होगा, कहां से होगा, माइंड से होता है। थॉट प्रोसेस हैज टू बी डेवलप, और वो होगा हमारे इंटरेक्शन से, हमारे इंटरेक्शन से। यूपीएससी कैन नॉट बी वन वे ट्रैफिक, एक तरफा नहीं होता है। हम लोग साथ में पढ़ते हैं, पहले मैं पढ़ाता हूं, फिर हम लोग पढ़ते हैं, और अंत में आप लोग मुझे पढ़ाते हैं, क्योंकि इतनी जानकारी हो जाती है। मैंने तो ये पढ़ाई
एक प्रॉपर डायरेक्शन में जैसे आप आ गए, अप्रोच सही हो गया, फिर तो कहां से कहां पहुंच जाओगे। तो ये तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थर्ड थिंग, तो करंट से पहले अपने बुनियाद को क्या करें, बेस को क्या करें, मौजूद करें। तो ये तीसरा पॉइंट याद रहेगा। चौथा पॉइंट जो है वो थोड़ा सा जरूरी जानना। होता क्या है, अब जैसे खास करके जो साइंस वाले हैं, वो कहते हैं कि सर मैंने कभी पढ़ा नहीं, पढ़ता हूं तो बड़ा बोरिंग होता है, बड़ा बोरिंग लगता है। बात तो सही है, लेकिन प्रॉब्लम क्यों होता है, कंफ्यूजन का जड़ क्या है कि जैसे आप लोग आते हैं साइंस से, मैं साइंस वालों को टारगेट कर रहा हूं, जिसको कहते हैं एब्सोल्यूट साइंस। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ा होगा। तो साइंस के बहुत सारे लॉज हैं, मुझे भी कुछ नाम याद है, बचपन पढ़ा था। आर्किमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन का 3 या 4, हमारे टाइम तक भी 3 ही था, अभी भी 3 ही है, खैर तो 3 है। ठीक है, तो बहुत सारे हैं, चार्ल्स का नियम, बॉयल्स का नियम, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो रटने वाला काम नहीं है। एक मैं किसी का देख रहा था, नोटबुक देख रहा था किसी छात्र का, तो लिखा था, 2 कॉलम बनाया था, आविष्कार, आविष्कारक। मैंने पढ़ना शुरू किया, बड़ा इंटरेस्टिंग था। आविष्कार चार्ल्स का नियम, आविष्कारक चार्ल्स। दूसरा बॉयल्स का नियम, आविष्कारक बॉयल्स। ठीक है, तो ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा मजाक सूझा। मैंने पूछा, से बताओ न्यूटन का तीसरा नियम किसने दिया? तो उनका जवाब आया कि सर अभी फिजिक्स तैयार नहीं हुआ है। तो दिस इज द अप्रोच, इस तरह का अप्रोच भी है। दे डोंट वांट टू अप्लाई देमसेल्फ, इतना क्षमता है उसका इस्तेमाल ही नहीं करते। ये तो हाल है। तो जो साइंस के लॉ हैं, दे आर कॉल्ड एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है कि इट हैज गॉट यूनिवर्सल एप्लीकेशन। जो साइंस के वैल्यूज होते हैं ना, दे आर परफेक्ट विदाउट एनी एक्सेप्शन, कोई इसका अपवाद नहीं होता है। जैसे आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, जी का वैल्यू 9.8 होता है। तो 9.8 का मतलब 9.8, चाहे जाड़े का मौसम हो, गर्मी का हो, और जो भी कह लो, सवेरे हो शाम हो, कोई अपवाद नहीं है, कोई अपवाद नहीं है। तो पहले साइंस के जो लॉ होते हैं वो पहले प्रॉपरली टेस्ट होते हैं, और उसके बाद उसको हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। और इतने परफेक्ट होते हैं कि देखा होगा कि सैटेलाइट को छोड़ दिया, पहले ही बता देते हैं कि 5 दिन 12 घंटा 36 मिनट और 40 सेकंड के बाद पहुंच जाएगा, और पहुंचता है। ऐसा नहीं कि भेज करके टाइम काउंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं। तो पहले थ्योरी देन एप्लीकेशन। लेकिन जो सोशल साइंस है, जिसमें यूपीएससी का मोस्ट ऑफ द पेपर है, तो यहां भी बहुत सारे लॉ है, बहुत सारे क्या है, लॉ है। बट द लॉज ऑफ सोशल साइंस, दे आर नोन टू बी डेराइव्ड। डेराइव का मतलब ये जो हमारे इकोनॉमिक्स के नियम कानून है, सामाजिक जो प्रथा है, तो जब से धरती पे लोग हैं तब से ये सब काम कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे लॉ ऑफ डिमांड सुना होगा, मांग का नियम, दैट सेज कि लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, सुना होगा। तो ये कब से काम कर रहा है, कब से काम कर रहा है? तो जब से धरती पे लोग है तब से काम कर रहा है। तो ये पहले ही से काम कर रहा है, किसी एक ने देखा ऐसा हो रहा है, उसने वहां से निकाला और अपने नाम पे नियम बना दिया कि मांग का नियम ये कहता है। तो फर्स्टली एप्लीकेशन देन थियरी। अब द प्रॉब्लम इस सब्जेक्ट के साथ क्या इकोनॉमिक्स में, कि रूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स और लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स, सो दे आर अप्लाइड ऑन ह्यूमन बीइंग। इकोनॉमिक्स के नियम कानून किसके पर लागू होते हैं, ह्यूमन बीइंग। और ह्यूमन बीइंग जो होते हैं ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। एक ही चीज को लेकर के 2 व्यक्तियों का अलग अलग समय पे, ये 2 व्यक्तियों का ओपिनियन क्या हो जाता है, अलग होता है। प्रॉब्लम इतना ही नहीं है, एक ही चीज को लेके एक ही व्यक्ति का अलग अलग समय पे ओपिनियन क्या होता है, अलग होता है। मैं कुछ उदाहरण समझा रहा हूं, ये सब बहुत जरूरी है सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले। अब जैसे किसी चीज का दाम घट गया, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। तो इधर वाले जो लोग हैं, इन्होंने देखा कि दाम घट गया है, चलो हम लोग ज्यादा खरीदते हैं, तो दे आर बाइंग मोर, वो ज्यादा खरीदते हैं। तो क्या ये मांग के नियम को फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल करें। लेकिन इधर वाले जो लोग हैं, इनकी सोच थोड़ी अलग है, थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाते हैं कि दाम घट गया, लगता है कि जरूर सामान जो है क्वालिटी क्या हो गया है, खराब हो गया है। ऐसे भी लोग हैं क्योंकि प्राइस से ही क्या करते हैं, क्वालिटी मापते हैं। तो इनको लगता है कि दाम घट गया, लगता है कि क्वालिटी खराब हो गया है, तो वो ज्यादा तो नहीं खरीदेंगे, जो खरीदते थे वो भी छोड़ देंगे, क्योंकि उनको लगता है कि सामान की क्वालिटी क्या हो गई, घटिया हो गई। तो देखो, 2 आदमी का बिहेवियर अलग है। प्राइस कम हुआ, यू पीपल आर बाइंग मोर, दीज पीपल आर बाइंग लेस। रीजन बीइंग, उनकी थिंकिंग क्या है, अलग अलग है। तो एक ही चीज को लेके 2 व्यक्ति की थिंकिंग अलग है। प्रॉब्लम इतना ही तक नहीं है, एक ही चीज को लेकर के एक ही व्यक्ति का अलग अलग समय पे ओपिनियन अलग होता है। अभी आप स्टूडेंट हैं, आप अभी क्लास अटेंड करने आए हैं, यूजिंग रिक्शा से आए होगे, मेट्रो से आए होगे, या साइकिल से आए होगे, या बाइक से आए होगे, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ढाबे पे चाय पी लिया, एंजॉय करते हो लाइफ, ठीक है। मेट्रो में खड़े होके जाते हो, गपशप करते। लेकिन मैंने देखा बहुत से लोगों को
ठीक है, जब वो बन गए आईएएस अधिकारी, बड़े ऑफिसर बन गए, उनका स्टेटमेंट मुझे याद है, पता नहीं कैसे लोग ढाबे पे चाय पीते हैं। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो एक ही चीज को लेके ओपिनियन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो मेरा कहने का मतलब, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे या सोशल साइंस, तो ये जो होते हैं दे आर कॉल्ड डेराइव, यानी पहले थ्योरी एंड देन पहले एप्लीकेशन देन थ्योरी। तो इट लैक्स यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब कि 100% किसी भी कीमत पे काम नहीं करेगा। इसके अपवाद होंगे जो कि लॉज ऑफ साइंस में नहीं है। जो मैंने कहा कि जी का वैल्यू 9.8 तो 9.8, तो साइंस में कंफ्यूजन नहीं होता है, या तो आपको आता है या बिल्कुल नहीं आता है। कंफ्यूजन नहीं होता है साइंस में, मुझे नहीं आता था समझ में, कंफ्यूजन नहीं होता था, या जिसको आता है तो इसमें क्या होता है, ना तो आता है ना नहीं आता है, कंफ्यूजन रहता है। तो कारण वही है, ठीक है, कि हर एक का ठीक है यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं है, यानी कोई ऐसा लॉ नहीं है जो 100% केस में क्या हो, काम करे। अब फॉर एग्जांपल मैं उदाहरण ले रहा हूं, अब आपने मान लो, ठीक है, आपने एक रेडियो खरीदा, सॉरी एक पेन खरीदा, तो आपका खर्चा है। अब पेन जो आपको बेनिफिट देगा 1 साल से कम या 1 साल से ज्यादा, यस, आपने सबके हाथ में पेन होगा, मान के चलो गिफ्ट में नहीं मिला है, तो ये जो आपके हाथ में पेन है, मान के मैं चल रहा हूं कि आपने खरीदा, तो ये पेन आपका 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देगा, चलेगा 1 साल से कम, यस। इन जनरल, ठीक है, क्योंकि अगर ये 1 साल से ज्यादा चलेगा, 1 साल से ज्यादा चलेगा, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर सुना होगा, यानी पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय। और अगर ये 1 साल से कम चलेगा तो ये हो जाता है राजस्व व्यय, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सुना होगा। ये बजट आने वाला है, बजट भी हमारा जो है 2 तरह का होता है, कैपिटल बजट और रेवेन्यू, सेम कंसेप्ट है। पेन की मैं बात कर रहा था, सबके हाथ में पेन है, तो पेन आपका किस में आएगा, अभी आपको आपने खरीदा है, आपको बताना है आप इसको क्या मानेंगे, राजस्व व्यय या पूंजीगत व्यय, यस। लिखोगे बाद में, अभी आपको तय करना है कि ये आपका पूंजीगत व्यय है, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू। 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देगा, 1 साल से ज्यादा चलेगा तो कैपिटल, और 1 साल से कम चलेगा तो रेवेन्यू। तो अभी आपको तय करना है आप इसको किस कैटेगरी रखेंगे, इट शुड बी कमिंग अंडर रेवेन्यू और कैपिटल, यस। कुछ बताओ, श्योर। बहुत से लोग होंगे जिनका कैपिटल होगा, तो मेजोरिटी कहता है रेवेन्यू। देखो हर एक व्यक्ति की सोच अलग है, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि रिफिल जो है वो राजस्व हो गया और कवर हो गया पूंजीगत, बिल्कुल। यही सारे वो लोग हैं जो सबसे बड़े गुनाहगार हैं इस सब्जेक्ट को डिफिकल्ट बनाने में। अब इतना टेक्निकली जब जाओगे तो ऐसे भी छात्रों को मैं जानता हूं जिनका रिफिल तक पूंजीगत हो जाता है। क्या देश को ऐसे नौजवानों की जरूरत है? नहीं। तो यही चीज इस सब्जेक्ट में है कि चीजों को हमें क्या करना है, कुछ भी हो सकता है। पहला व्यक्ति के लिए पूरी तरह से राजस्व हो गया, दूसरे के लिए क्या हो गया, रिफिल हो गया, राजस्व हो गया और कवर पूंजीगत हो गया, तीसरे के लिए दोनों पूंजीगत हो गए। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं ये सब्जेक्ट कितना मुश्किल होगा। तो ये प्रॉब्लम है। तो हमें क्या करना है, चीजों को जनरलाइज करना है, अपवाद लेकर नहीं चलना है। इसलिए आप साइंस के छात्र हैं तो आपका लेवल यहां है, बहुत हाई पे है। इस लेवल पे आप इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आपको इस सब्जेक्ट को समझना है तो क्या करना है, लेवल को डाउन करना पड़ेगा। नहीं समझ आया, लेवल को डाउन करना पड़ेगा और तब जाके समझ में आएगा। व्यवहारिक सब्जेक्ट है, इसका मतलब आपको लेवल बढ़ाने नहीं बल्कि नीचे करना है। जरूरत से ज्यादा दिमाग इस्तेमाल करोगे, ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम होगा। रेडियो खरीदा 1 साल से कम या ज्यादा, ज्यादा, ठीक है। कुछ लोग जरूर सोच रहे होंगे अगर मेड इन चाइना हुआ तो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो होने को कुछ भी हो सकता है कि मेड इन चाइना भी सालों साल चल गया और मेड इन इंडिया भी नहीं चला। तो रेडियो तो छोटा चीज है। अगर आप बिल्डिंग खरीदते हैं तो बिल्डिंग का लाइफ तो 1 साल से ज्यादा है ना, गारंटी है इस बात की? नहीं, क्या गारंटी है? नहीं है। कल को हो सकता है क्या हो जाए, भूकंप आ जाए। तो जो चीज है जो जनरल होता है ना, ठीक है, वो हम लोग लेते हैं कि हम लोग बिल्डिंग खरीदते हैं तो मान के चलते हैं कि हमें बेनिफिट क्या देगा, सालों साल देगा, इसलिए क्या माने, पूंजीगत माने। ये हम कभी नहीं मानेंगे कि बस खरीदे हैं अगले दिन तो भूकंप आना ही है, नहीं। तो अपवाद को लेकर नहीं चलना है, पॉइंट समझ आ रहा है। अब चूंकि परफेक्ट साइंस नहीं है, साइंस में क्या होता है, रेडीमेड फार्मूला है,
नहीं समझ आया, फार्मूला में डाल दो, आंसर निकल जाएगा। कभी कभी आपको अपना इस्तेमाल करना पड़ेगा विवेक। अब जैसे पेन की हमने बात की, राजस्व होना चाहिए, इन जनरल क्या होना चाहिए। लेकिन मान लो मैंने एक जो है स्पेशल पेन बनवाया, स्पेशल पेन गोल्ड प्लेटेड, 2-4 डायमंड भी जुड़वा दी, अब बताओ क्या होगा। अब किस में रखना ज्यादा अच्छा लगा, कैपिटल में रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें, रजिस्टर के बारे में क्या ख्याल है, ज्यादा कहां सूट करता है, ज्यादा आपको रेवेन्यू सूट करता है। आपका जो है ये बुक्स के बारे में क्या ख्याल है, कहां ज्यादा बेहतर रखना, तो बुक्स कैपिटल में। तो इस तरह से चीजों को जो पढ़ोगे ना तो बहुत ही सरल है। अब यही देखोगे, बजट आने वाला है, सरकार रोड बनवाती है, पुल बनवाती है, किस बजट में आएगा, पूंजीगत बजट में आएगा, राजस्व बजट में आएगा, स्वाभाविक पूंजीगत में, ठीक है। सरकार अपने एम्प्लॉय को सैलरी देती है, किस में आएगा, पक्का, श्योर, कॉन्फिडेंट हो, तो वही देखो कितना सिंपल है, लोग रटते हैं। पेंशन किस में आएगा, पेंशन में मंथली पेमेंट है, एक महीने का पेंशन देगी सरकार, तो बेनिफिट एक ही महीना है, ठीक है, तो किस में आएगा वो, राजस्व में। अब मान लो सरकार रोड बनवाती है, तो जिस क्वालिटी के रोड, ठीक है, के लिए सरकार पैसा देती है, तो उसका लाइफ होता है 5 साल, कम से कम कितना चलना चाहिए, 5 साल, तो किस में आएगा वो। अब सरकार भी आपके तरह सोचने लगे कि चलो बन तो गया, अगले साल तो बार में बह जाएगा, ठीक है, तो राजस्व मान लेते, ऐसे नहीं होता है। तो चीजों को क्या करना है, जनरलाइज करना है, ठीक है, अपवाद लेके नहीं चल रहा है। क्योंकि मैंने क्या कहा, क्योंकि वो साइंस के जो स्टूडेंट है ना, तो उनके साथ ये समस्या होती है, क्योंकि उन्होंने जो पढ़ा बिल्कुल परफेक्ट, नो एक्सेप्शन, एब्सोल्यूट, कोई अपवाद नहीं, ये समझ आ रहा है। यहां पे हर एक जगह क्या है, हर एक व्यक्ति की सोच ही अलग है, तो यूनिवर्सल एप्लीकेशन इज कंप्लीटली गोइंग टू बी मिसिंग, ठीक है। तो यू हैव टू ब्रिंग योर लेवल डाउन। अगर इस सब्जेक्ट को समझना है तो लेवल को क्या करो, डाउन करो, और उसके बाद जो है लेमन इंटरव्यू पढ़ोगे अपनी भाषा में, अपनी भाषा में पहली चीजों को समझें। वंस यू आर कंफर्टेबल इन योर ओन लैंग्वेज, ठीक है, तभी आप टेक्निकल हो जाए। स्ट्रेट अवे अगर आप क्या करोगे, टेक्निकल होने की कोशिश करोगे, ये सब्जेक्ट कभी समझ में आएगा। तो ये सब चीजें जो है, अगर आपको कुछ पूछे, 4 चीज ध्यान रखना, याद रहेगा। तो इस सब्जेक्ट में मैंने क्या कहा, इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट यू कैन हैव। इस सब्जेक्ट में पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, चाहे मैं इंडियन इकोनॉमी पढ़ाऊंगा या वर्ल्ड इकोनॉमी, सब कुछ आपको पहले से ही पता है। द ओनली थिंग इज यू नो द थिंग्स इन योर ओन लैंग्वेज, और इन द बुक्स दे आर रिटन इन अ वेरी वेरी टेक्निकल मैनर। एंड दीज थिंग, ठीक है, ये आपके अप्रोच को तय करेगा कि पढ़ते वक्त किन किन चीजों का ध्यान रखें। एक तो चीजों को क्या करना है, लिंक करना है, ठीक है, दैट इज द की। वही सबसे ज्यादा मिसिंग है, ठीक है। आप लिंक करके नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन दिया जाता है, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तो ठीक है, वो हुआ, उसका इम्प्लीकेशन क्या है। सेकंड, मैंने कहा हर एक चीज का क्या है, दोनों साइड। तो ये आपके अप्रोच को रैशनल करेगा। रैशनल मतलब विवेकशील जिसको बोलते हो, जिसको इस चीज की जानकारी है कि ये सही है तो क्यों सही है, और गलत है तो क्यों गलत है। तो एक तो ये हो गया। तीसरा, 50% डिस्काउंट, मेकिंग दिस सब्जेक्ट वेरी वेरी इजी, ठीक है। तो रीजन बिकम्स रेमेडी, ठीक है। करंट पे आने से पहले आपको क्या करना है, पॉइंट समझ में आ गया होगा, और प्रॉब्लम क्या हो रहा है, स्ट्रेट अवे, ठीक है, यू गो थ्रू करंट। करंट आपके समझ में कभी भी नहीं आएगा। एंड द लास्ट इज टू ब्रिंग द लेवल डाउन, चीजों को जनरलाइज करोगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, और ये इतना आसान सब्जेक्ट है, ये सिर्फ सुन लोगे तो पूरी जिंदगी भर याद रहेगा। ये तो मेरे तरफ से इतना ही है। संजय सर भी आएंगे आप थोड़े देर में, ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। माइक्रो है आपके ऑप्शनल में, ठीक है, दो, ठीक है, MI और MA, ठीक है, तो 2 पेपर है ऑप्शनल में, ठीक है। GS में सिर्फ आपका सेकंड है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज इंडियन इकोनॉमी, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका हो गया, ठीक है, ये आपका जो है, ठीक है, ये ऑप्शनल में है, और ये मैक्रो पेपर 2 ऑप्शनल का, जिसमें इंडियन इकोनॉमी आता है। तो ये हम लोग सिर्फ GS में पढ़ते हैं, और ये दोनों हम लोग ऑप्शनल पढ़ते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर 2, ठीक है। तो GS के लिए हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें थ्योरी है। अब थ्योरी में भी क्या होता है, जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड के लोग हैं उनके लिए बड़ा आसान है ये, क्योंकि सारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। अब जो मैथ्स कभी नहीं पढ़ा उसके साथ दिक्कत क्या होता है कि वो रटने वाला काम, अच्छे सीधा लाइन है, मतलब कि स्लोप जो है एक ही है, और जो घूम गया अगर मतलब वो क्या हो गया, स्लोप क्या हो रहा है, साइंस वाले समझ रहे होंगे, हाइपरबोलिक हो गया मतलब स्लोप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जो नॉन मैथमेटिक्स के हैं तो उनको क्या होता है, ये रटना पड़ता है, और जिसका मैथ बैकग्राउंड है ग्राफ देख के सब कुछ बता दे। इसलिए देखोगे इकोनॉमिक्स को बहुत से देश में BSc की डिग्री मिलती है, BSc इकोनॉमिक्स, इंडिया में भी है, और DU वगैरह में
बिना एक मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एडमिशन नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ तो हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा था, इकोनॉमिक्स किताब कम थी, वो कैलकुलस था सिर्फ, इंटीग्रेशन डिफरेंस, तो सारा मैथमेटिक्स है। तो इसलिए बेसिक डिग्री मिलती है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में बेसिक डिग्री मिलती है। इसलिए देखोगे इकोनॉमिक्स ऑप्शन लेके जो है बहुत से लोगों ने यूपीएससी क्वालिफाई किया, साइंस बैकग्राउंड का लड़का है और इवन तो टॉप भी कर गया था 3-4 साल पहले, कुछ नाम था इस बार, ठीक है। और शायद गौरव अग्रवाल ने टॉप किया था, ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑप्शन लेकर के। सारे ऑप्शनल अच्छे हैं, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट, ठीक है, योर अप्रोच, आप कैसे पढ़ते हो, सही डायरेक्शन में। मेहनत तो कर ही रहे हो, सिर्फ आपको क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। साइंस भी कहता है कि हर एक अगला जनरेशन जो है पीछे वाले से ज्यादा टैलेंटेड होता है, पता ही होगा। तो टैलेंट में तो आप हमसे एक कदम आगे हो, सिर्फ ओनली थिंग यू नीड इज डायरेक्शन। यू इंडीड आर इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, गलत डायरेक्शन में। और यही जो है विफलता का कारण है, ठीक है। चीजों को ढंग से पढ़ोगे बिल्कुल सफल होगे। तो चले फिर तो, ठीक, 5 मिनट बाद सर्वे आएंगे, सर्वे इंटरेक्ट करेंगे और क्लासेस शुरू होगी मेरे ख्याल से 10 मार्च, तो बाकी आपको मैनेजमेंट सूचना मिल जाएगा। चलो फिर, थैंक्स फॉर, चलो।